कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद आप रात को अपने बिस्तर पर अकेले लेटने से पहले 2 बार सोचोगे, क्योंकि अगर आज रात आपको भी वो महसूस हो कि आपके बगल का गद्दा बिना वजह दब रहा है या आपकी चादर किसी अनदेखे हाथ ने हल्की सी खींच दी, तो शायद ये सिर्फ आपका वहम नहीं होगा। आज की कहानी किसी भूत या हवेली, शमशान या जंगल की नहीं, बल्कि एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपराधियों के चेहरे कागज़ पर उतारे, लेकिन एक रात उसे हर सुबह अपने स्केचबुक में एक ऐसा चेहरा मिलने लगा जिसे उसने कभी बनाया ही नहीं। और उससे भी ज़्यादा डरावनी बात, वो चेहरा हर रात उसके बिल्कुल बगल में सोता था। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं ना दर्शकों, तो कमरे की लाइट बंद कर लेने से पहले एक बार अपने बिस्तर के दूसरे हिस्से को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ मौजूदगियाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमेशा आपके बहुत करीब होती हैं। ये है हर रात मेरे बगल में कोई सोता है कहानी का शीर्षक। मेरा नाम नीलेश त्रिपाठी है। पहले 9 वर्षों से मैं उत्तराखंड पुलिस के लिए फॉरेंसिक स्केच आर्टिस्ट था। मेरा काम उन चेहरों को कागज़ पर उतारना था जिन्हें अपराध के गवाह अपनी यादों में लेकर चलते थे। कोई आंखें याद रखता था, कोई मुस्कान, कोई नाक का आकार, कोई माथे का तिल। मैं उन अधूरी यादों को जोड़कर एक ऐसा चेहरा बनाता हूँ जिसे देखकर पुलिस अपराधी तक पहुँच सकते हैं। लोग कहते हैं कि मैं चेहरों को पढ़ लेता हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन एक ऐसा चेहरा मेरी ज़िंदगी में आने वाला था जिसे न मैंने देखा था न किसी गवाह ने। फिर भी वो हर सुबह वो मेरे स्केचबुक में बना मिलता था। उस शाम लगातार बारिश जब हो रही थी, पहाड़ों पर कोहरा इतना घना था कि सामने का देवदार का पेड़ भी धुंध में खो सा गया। मैं मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर दूर बने पुराने सरकारी क्वार्टर में अकेला रहा करता था। ये इमारत अंग्रेज़ों के समय की थी। पत्थर की दीवारें, लकड़ी की छत, लंबे गलियारे और हर कदम पर चरमराते फर्श। जब पहली बार यहाँ रहने आया था, तब चौकीदार ने मुस्कुराते हुए कहा था मुझसे, साहब, अगर रात में किसी के चलने की आवाज़ आए तो बाहर मत निकलना। मैं उसके इस सवाल पर जवाब देते हुए कहता हूँ, क्यों, क्या? वो बोलता है, यहाँ रात में कई लोग लौटते हैं जो दिन में दिखाई नहीं देते। मैंने उसकी बात मजाक में ही डाल दी और मैं आया गया कर दिया उस बात को। अब सोचता हूँ शायद वो मजाक नहीं था। उस रात मैं देर तक काम करता रहा। एक हत्या के मामले में 3 लोगों के स्केच तैयार करने थे। करीब 11:30 बजे मैंने आखिरी स्केच पूरा किया। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप जला हुआ था, बाकी पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बारिश की आवाज़, खिड़की से टकराती हवा और कभी कभी छत पर दौड़ते बंदरों की धमक, सब सामान्य था। मैंने स्केचबुक बंद की, लाइट ऑफ की और बिस्तर पर लेट गया। नींद मुझे जल्दी ही आ गई क्योंकि मैं बहुत थक चुका था, लेकिन पता नहीं कितनी देर बाद मुझे अचानक लगा कि गद्दा धीरे धीरे नीचे दब रहा है मेरे साइड वाला, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति बिस्तर पर आकर बैठ गया हो। मैं आधी नींद में था। पहले लगा भ्रम होगा, लेकिन अगले ही पल गद्दा और नीचे दबा। मेरी पीठ हल्की सी दाईं ओर खिसक गई। मैंने बिना हिले, मेरी आँख खुल गई। कमरे में पूरा अंधेरा था। मैंने सांस रोक ली और मेरे ठीक बगल में कोई था। मैंने बिना हिले धीरे से हाथ बढ़ाया, कुछ नहीं, सिर्फ ठंडी चादर, लेकिन गद्दा अभी भी दबा हुआ था। मैंने झटके से लाइट ऑन कर दी। कमरा खाली था, बिस्तर भी। मैंने गहरी सांस ली। शायद स्लीप पैरालिसिस है, मैंने खुद को कहा, या फिर कोई सपना होगा। मैं वापस लेट गया, लेकिन इस बार नींद नहीं आई। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। मैं उठता हूँ। उठते से मैंने चेहरा धोया और रोज की तरह स्केचबुक उठाई। जैसे ही पहला पन्ना खोला,
मेरे हाथ कांप गए। पहले पन्ने पर एक ऐसा चेहरा बना था, इतनी बारीकी से कि वो किसी जीवित इंसान की तस्वीर लग रही थी। एक लगभग 30 वर्षीय महिला, बहुत काले लंबे बाल, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर हल्की सी मुस्कान। मैंने पूरी स्केचबुक पलट डाली। कल रात मैंने ऐसी कोई चित्र बनाया ही नहीं। मैंने सोचा शायद किसी पुराने केस का होगा, लेकिन नीचे तारीख आज की थी और मेरी ही लिखावट में मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने ऑफिस जाकर अपने साथी अधिकारी राघव को स्केच दिखाया। वो हंस पड़ता और कहता है, रात को ज़्यादा काम करोगे तो नींद में भी स्केच बनाओगे। मैंने कहा, मजाक मत कर यार, मुझे ये सच में याद भी नहीं मैंने कब बनाया। हो सकता है स्लीप ड्राइंग हो। स्लीप पैरालिसिस तो होता है, तूने ड्राइंग की हो। ऐसा भी होता है क्या? कुछ लोग नींद में चलते हैं, कुछ लोग लिखते हैं, शायद तुम ड्रॉ करते हो। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ। शायद सचमुच ऐसा ही हो। लेकिन उस दिन एक अजीब घटना हुई। क्राइम ब्रांच की मीटिंग में एक अधिकारी ने पुरानी गुमशुदा के मामलों में एक फाइल निकाली। मैं यूं ही तस्वीर देख रहा था और अचानक मेरी उंगली रुक गई। एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटो में वही चेहरा था, वही महिला का जिसे मैंने सुबह स्केचबुक में देखा था। मैं कुर्सी से लगभग उठ खड़ा हुआ। ये कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। एक वरिष्ठ अधिकारी धीरे से बोलता है, इस फाइल को मत छुओ। लेकिन क्यों सर? उन्होंने तस्वीर मेरे ओर से खींच ली। ये मामला बंद हो चुका है। लेकिन ये औरत कौन थी? उन्होंने कुछ सेकंड मेरी तरफ देखा और फिर बोलते हैं, 15 साल पहले यही इसी सरकारी क्वार्टर से गायब हुई थी। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। मैंने पूछा, मिली नहीं क्या फिर? नहीं, कभी नहीं मिली। इसका नाम क्या था? आर्या। क्या हुआ था उसके साथ? कुछ तहकीकात में पता चला? कोई नहीं जानता क्या हुआ। एक रात सोई, सुबह बिस्तर खाली मिला। भाग गई होगी। उन्होंने धीरे से कहा। दरवाजा अंदर से बंद था। मेरी सांस अटक गई। उस रात ऑफिस से लौटते समय लगातार उसी फोटो के बारे में मैं सोचता रहा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। पूरा रास्ता कोहरे से ढका हुआ था। घर पहुंचकर मैंने खुद को समझाया, संयोग होगा, शायद मैंने उस चेहरा कहीं किसी और की जगह देखा होगा तो मैंने इसलिए बना दिया होगा। लेकिन दिल मान नहीं रहा था। रात लगभग 10:30 बजे मैं सोने चला गया। इस बार मैंने एक प्रयोग किया। बिस्तर के दूसरे हिस्से पर आटा छिड़क दिया था। अगर कोई आएगा तो निशान ज़रूर बनेंगे। मैंने मोबाइल कैमरा भी रिकॉर्डिंग पर लगा दिया था। दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, खिड़कियां बंद, फिर लाइट बंद कर दी। लेकिन करीब 2 बजे मुझे फिर वही एहसास हुआ, इस बार और साफ, जैसे कोई धीरे धीरे आकर लेट गया हो। गद्दा दबा, चादर तन गई। मेरे कानों के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी सांस सुनाते हुए छोड़ दिया। मैंने आंखें बंद रखी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा जैसे अभी बाहर निकल आएगा। और फिर एक बेहद धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मत देखो। मेरी रीढ़ में बिजली की तरह करंट दौड़ गया। आवाज़ एक महिला की थी, बहुत थकी हुई, बहुत उदास, और बिल्कुल मेरे कान के पास। मत देखो। मैंने डर के मारे आंखें नहीं खोली। कुछ सेकंड बाद गद्दा हल्का हुआ, जैसे कोई उठकर चला गया हो। मैंने तुरंत लाइट ऑन की और देखता हूँ कि कमरा खाली था। मैंने सबसे पहले कैमरा देखा, अपना रिकॉर्डिंग चल रही थी। मैंने वीडियो आगे बढ़ाया। शुरू के 2 घंटे सब सामान्य था। फिर अचानक 2:17 पर वीडियो पूरी तरह धुंधला हो गया। सिर्फ सफ़ेद शोर लगभग 3 मिनट तक, और फिर सब सामान्य। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत बिस्तर की ओर देखा। आटे पर कोई पैरों के निशान नहीं थे, लेकिन जहाँ कोई लेटा था वहाँ साफ साफ एक इंसान शरीर की आकृति बनी हुई थी, जैसे किसी ने कुछ देर वहीं लेटकर फिर उठ गया हो। मैंने उस जगह हाथ लगाया। चादर बर्फ जैसी ठंडी,
मैंने हिम्मत कर कर तकिया उठाया। उसके नीचे एक लंबा काला बाल पड़ा था, इतना लंबा कि वो किसी महिला का ही हो सकता है। मैं अकेला रहता था, घर में पिछले कई महीनों से कोई महिला भी नहीं आई। मैंने बाल को पारदर्शिता साक्ष्य थैली में डाल दिया, मतलब जो एविडेंस वाली पोटली होती है ना, उसमें रख दिया। कल लैब में डीएनए टेस्ट करेगा, यही सोचकर उसने खुद को संभाला। लेकिन जब दोबारा बिस्तर की तरफ देखा तो मेरी सांस अटक गई, क्योंकि जहां अभी कुछ सेकंड पहले शरीर का निशान बना हुआ था, वहां अब आटे पर धीरे धीरे उभर रहे थे 5 उंगलियों के निशान, मानो कोई अदृश्य हाथ अंदर से गद्दे को दबा रहा हो। और उसी क्षण मेरे पीछे रखे पुराने लकड़ी के आईने में एक बेहद धीमी महिला की आवाज़ सुनाई देती है। आज तुमने महसूस कर ही लिया। कमरे में गूंजती वही धीमी हंसी सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने एक झटके से पीछे मुड़कर आईने की तरफ देखा। कमरा वैसा ही था, लकड़ी का पुराना आईना दीवार से टिका हुआ था। उसकी सतह पर नमी की हल्की परत जमी हुई थी, लेकिन कुछ सेकंड पहले जो आवाज़ मैंने सुनी वो मेरे दिमाग का भ्रम नहीं हो सकता था। मैं धीरे धीरे आईने के पास पहुंचा, अपने चेहरे को देखने के लिए। जैसे ही थोड़ा झुका, अचानक मेरे पीछे से किसी के बाल हवा में लहराने जैसे हल्की सी हरकत दिखाई दी। मैं तुरंत पलटा, लेकिन कमरा खाली का खाली। फिर दोबारा आईने में देखा, इस बार मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, डर दिमाग से खेल रहा है, इतना नहीं डरते हैं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो चुका था, मैं इस घर में अकेला नहीं। सुबह होने का इंतज़ार उस रात शायद पूरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा लंबा होगा। पहली किरण कमरे में आई तो मैंने राहत की सांस ली। सबसे पहले मैंने वो लंबा काला बाल उठाया और उसे फॉरेंसिक लैब में ले आया। मैंने पुराने साथी राघव से मजाक उड़ाते हुए कहा, अब क्या है? मैंने बिना मुस्कुराए थैली उसके ओर बढ़ा दी। इसका डीएनए टेस्ट निकालो, ये काम कर सकते हो? ये किसका बाल है भाई? ये तो पता नहीं यार। उसने मशीन में सैंपल भेज दिया। करीब 2 घंटे बाद रिपोर्ट आई। राघव का चेहरा बदल चुका था। नीलेश, क्या हुआ? ये बाल इंसानी है तो? लेकिन वो स्क्रीन घुमाकर मेरी तरफ दिखाने लगा। इसका डीएनए डेटाबेस में पहले से मौजूद है। मेरे भीतर चेतना बढ़ गई। किसका है? आर्या। मेरे हाथों से रिपोर्ट लगभग छूट गई। नामुमकिन, मेरा दोस्त बोलता है। 15 साल पहले उसकी माँ ने कुछ मेडिकल रिकॉर्ड जमा करवाए थे। उसने डीएनए प्रोफाइल बनाई थी। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन अगर वो 15 साल पहले गायब हो गए तो उसका बाल मेरे बिस्तर पर कैसे आया? राघव के पास भी कोई जवाब नहीं। उस शाम मैं सीधे रिकॉर्ड रूम पहुंचा। वहां धूल से भरी अलमारियों के बीच आर्या की पूरी केस फाइल रखी थी। मैंने फाइल खोली। उसकी उम्र 29 वर्ष की थी। पेशे से वो मनोवैज्ञानिक थी। सरकारी परियोजना पर काम कर रही थी और वही क्वार्टर जिसमें आज वो रहता है, कभी उसमें रहा करती थी। मेरी सांस अटक गई। मैं आगे पढ़ने लगा। गायब होने से पहले उसने कई बार शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में एक ही लाइन बार बार लिखी थी, हर रात कोई मेरे बगल में सोता है। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसकी डायरी की फोटोकॉपी लगी थी। पहली एंट्री थी, पहले मुझे लगा वो सपना है। दूसरी एंट्री में लिखा था, अब गद्दा हर रात दबता है। तीसरी एंट्री में, उसकी सांसें मेरे कान तक आ जाती हैं। और चौथी एंट्री में था, वो चाहता है कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। आखिरी एंट्री में सिर्फ एक वाक्य, आज रात मैं उसकी शक्ल देखूंगी। उसके बाद फाइल खत्म और आर्या हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात घर लौटते समय बारिश नहीं थी, लेकिन पूरा इलाका सामान्य रूप से शांत था, जैसे जंगल की हर आवाज अचानक बंद हो गई हो। मैंने दरवाजा खोला। घर में घुसते एक अजीब सी गंध महसूस हुई, गीली मिट्टी, पुरानी लकड़ी और चमेली के फूल की। मैंने पूरा घर देखा,
कोई नहीं था, लेकिन बेडरूम में जाते ही मैं ठिठक गया। मेरे तकिए के पास ताज़ा चमेली का एक फूल रखा था। मैंने उसे उठाया। वो अभी अभी तोड़ा हुआ लग रहा था, ताज़ा था। मैंने घर के बाहर तक खोजा, कोई मुझे चमेली का पौधा नहीं मिला। उस रात मैंने तय किया कि अब डर कर नहीं, सच्चाई जान कर रहूँगा। मैंने बिस्तर के सामने इंफ्रारेड कैमरा लगाया, कमरे के चारों कोने में तापमान सेंसर रखे, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन किया और इस बार सोने का नाटक करने लगा। घड़ी में जब 2:17 हुए, फिर 2:18 हुए, 2:19 हुए और अचानक कमरे का तापमान 22 से सीधा 8 डिग्री पर आ गया। मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। मैंने आंखें बंद रखी। फिर वही एहसास, गद्दा धीरे धीरे दबा, क्योंकि मेरे बिल्कुल पास कोई बिल्कुल पास आकर लेट गया। इस बार उसकी सांसें साफ महसूस हो रही थी, ठंडी, धीमी और बहुत करीब। कुछ सेकंड बाद मेरे बालों को किसी ने बहुत हल्के से छुआ। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट, मत मुड़ना। मैंने खुद को रोके रखा, लेकिन तभी मेरे कानों के पास एक और आवाज़ आती है। ये आवाज़ पहले से अलग थी, भारी, मर्दाना और बहुत गुस्से से भरी। उसे देखने दो। मेरी आंखें एकदम खुल गईं। कमरा अंधेरा था, लेकिन मेरे सामने आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे बिस्तर पर एक महिला लेटी हुई थी, लंबे काले बाल, सफ़ेद चेहरा, वही आर्या। लेकिन उसके ठीक पीछे बिस्तर के दूसरे किनारे पर कोई और भी बैठा था, एक लंबा, दुबला, अंधेरे में डूबा हुआ आदमी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 धसी हुई सफ़ेद आंखें जो सीधे मुझे देख रही थी। मैं पलटकर देखने ही वाला था कि आईने में खड़ी आर्या ने अचानक सिर हिलाया। नहीं। उसके होठ हिले। मत मुड़ो। अगले ही पल आईने का शीशा धड़ाम से टूट गया, करके बीच में फट गया। पूरा कमरा कांच से के टुकड़ों से भर गया। मैं पीछे गिर पड़ा। लाइट जल गई। बिस्तर खाली था, लेकिन आईने के टूटे हुए टुकड़ों में, हर टुकड़ों में मुझे वही काली आकृति दिखाई दे रही थी, और हर प्रतिबिंब में वो आकृति पहले से थोड़ा और करीब आती जा रही थी। सुबह मैंने टूटा हुआ आईना हटाने की कोशिश की। जैसे ही उसे दीवार से अलग किया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आईने के पीछे दीवार पर किसी ने वर्षों पहले नाखून से खरोच कर लिखा था, अगर वो तुम्हारे बगल में लेट जाए तो कभी पीछे मत देखना, क्योंकि जो तुम्हारे पीछे सोता है वो इंसान नहीं है। मैं अभी तक उस लिखावट को देख ही रहा था दीवार के भीतर से। तभी 3 जोरदार दस्तक सुनाई देती है, और फिर दीवार के अंदर से एक महिला की घुटी हुई आवाज़, नीलेश, मुझे बाहर निकालो। उसी क्षण पूरे घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं, और अंधेरे में किसी ने मेरे कंधे पर अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रख दिया। मेरे कंधे पर रखा वो हाथ इतना ठंडा था मानो किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी त्वचा पर रख दिया हो। मेरी सांस गले में अटक गई। मैं धीरे धीरे मुड़ता हूँ, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बाहर पहाड़ों पर चल रही तेज हवा की सीटी सुनाई दे रही थी, और फिर वही आवाज़, इस बार बिल्कुल दीवार के भीतर से, नीलेश, जल्दी करो, वो जा गया है। मेरे हाथ अपने आप टॉर्च की तरफ बढ़े। टॉर्च जलते ही कमरे में पीली रोशनी फैल गई। दीवार पर लिखे शब्द अब और भी साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके ठीक नीचे एक नई दरार उभर आई। वो दरार पहले वहां नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार के अंदर से कोई लगातार धक्का मार रहा हो। मैंने साहस जुटाकर हथौड़ा उठाया, पहला वार मारा, दीवार पर धड़ाम, पुराना प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। दूसरे वार पर ईंटों के बीच से काली धूल बाहर निकली। तीसरे बार पर और अचानक दीवार के अंदर से एक ऐसी बदबू आई
जैसे कई वर्षों से बंद पड़े किसी तहखाने में से होती हो, सड़ी हुई लकड़ी की, गीली मिट्टी की और किसी पुराने इत्र की हल्की सी खुशबू। मैंने टॉर्च अंदर डाली। दीवार के भीतर एक बेहद संकरना खोखला हिस्सा था और उसके अंदर एक पुराने लोहे की पेटी रखी थी। मैंने कांपते हाथों से पेटी बाहर निकाली। ताला जंग लगा हुआ था। हथौड़े से 2 वार किए और ताला टूट गया। ढक्कन खुलते ही मेरी धड़कन रुक गई, क्योंकि अंदर जो देखा मैंने, मेरी आंखें चौड़ गईं। कई पुरानी डायरियाँ थीं, कुछ तस्वीरें, एक चांदी की पायल और एक कैसेट रिकॉर्डर। उसके साथ थी एक चिट्ठी रखी। ऊपर बड़े अक्षरों में था, उस पे लिखा, अगर ये पेटी किसी को मिले तो रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनने। नीचे हस्ताक्षर में था, आर्या। मैंने कांपते हाथों से पुराना रिकॉर्डर चालू किया। कुछ सेकंड सिर्फ खरखराहट की आवाज़ें सुनाई दी और फिर एक महिला की थकी हुई आवाज़ उभर कर आती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब मैं शायद अब जिंदा नहीं हूँ। मैं एकटक रिकॉर्डिंग को देखने लगा। मेरा नाम आर्या है और मैं इस घर में रहने वाली चौथी इंसान हूँ जिसने महसूस किया कि हर रात कोई मेरे बगल में आकर सोता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगी। शुरू में वो सिर्फ गद्दा दबाता था, फिर मेरी चादर खींचने लगा और फिर हर रात मेरे कानों में एक ही बात कहता, पीछे मुड़कर देखो। रिकॉर्डिंग में आर्या की सांस तेज होने लगी, लेकिन एक और आवाज़ भी आती थी जो मुझे हर बार रोकती थी। वो कहती थी, मत देखना। अब मुझे समझ आ गया, जो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी वो भी कभी मेरी ही तरह इस घर में रहती थी। रिकॉर्डिंग अचानक कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर बहुत धीमी आवाज़ में आर्या बोलती है, उसका नाम। रिकॉर्डिंग चीख जैसी आवाज़ के साथ टूटने लगी। शब्द पूरा सुनाई नहीं दिया। फिर रिकॉर्डर दोबारा चलाया, अगर तुमने उस आदमी का चेहरा देख लिया तो वो तुम्हारी यादों में घुस जाएगा और फिर तुम जहाँ भी जाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। मैंने रिकॉर्डर बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डायरी पढ़नी शुरू की। पहले पन्ने पर सामान्य बातें लिखी थी, लेकिन आखिरी दिनों की लिखावट पूरी तरह बदल चुकी थी। स्याही फैली हुई थी, अक्षर जैसे मानो कांप रहे हों। एक जगह लिखा था, वो कभी मेरे कमरे में नहीं आता, वो पहले सपनों में आता, फिर बिस्तर पर, फिर तुम्हारी यादों के अंदर रहने लगता। अचानक पूरे घर में किसी के चिल्लने की आवाज़ें गूंजने लगी। लकड़ी की पुरानी फर्श करहा उठी। आवाज़ धीरे धीरे बेडरूम की ओर आती जा रही थी। मैंने डर के मारे टॉर्च बंद कर दी, सांस रोक ली। कदम दरवाजे के बाहर आकर रुक गए। पूरा घर फिर शांत हो गया। मैंने सोचा शायद भ्रम था। तभी दरवाजे के नीचे से एक लंबी काली परछाई अंदर सरकने लगी। वो इंसान की परछाई नहीं थी। उसका आकार अजीब तरह से लंबा था, जैसे किसी का शरीर स्वाभाविक रूप से खींच गया हो। मैं पीछे हटता गया। परछाई धीरे धीरे बिस्तर तक पहुंची और मेरी आंखों के सामने गद्दा अपने आप दबने लगा। कोई फिर से मेरे बगल में लेट चुका था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें धुएं में बदलने लगी और उसी पल मेरे कान के पास आर्या की आवाज़ सुनाई दी, आज वो तुम्हें देखेगा। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी एक भारी गूंजती हुई आवाज़ पूरे कमरे में फैल गई, मेरी बारी है। अचानक मेरे दिमाग में तेज दर्द शुरू हुआ। मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्य आने लगे जो मेरे अपने नहीं थे। मैंने देखा सालों पहले यही कमरा, यही बिस्तर, एक आदमी जो हर रात किसी के सो जाने का इंतज़ार करता था। उसका चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उसकी आदत एक जैसी। हर लोगों के सोते ही उनके बगल में लेट जाता, बिना आवाज़, बिना सांस निकाले, बिना पलकें झपकाए। फिर धीरे धीरे उनकी यादों पर कब्जा करने लगता। मैं जोर से चीखा और चीखते ही दृश्य टूट गया। मैं वापस कमरे में था, लेकिन अब
मैं अकेला नहीं था। बिस्तर के दूसरी ओर आर्या खड़ी थी। इस बार पहली बार उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ चेतावनी थी। उसने कांपते हुए हाथ से कमरे की कोने की ओर इशारा किया। मैंने उधर देखा और मेरा खून जम गया, क्योंकि कमरे के सबसे अंधेरे कोने में 2 सफ़ेद आँखें धीरे धीरे खुल रही थीं। उनके नीचे एक मुस्कान जो इंसानी चेहरे पर हो ही नहीं सकती। और फिर वो आकृति चारों पैरों पर धीरे धीरे रेंगते हुए मेरी तरफ आने लगी। उसकी हर हरकत के साथ लकड़ी का फर्श पर गीले हाथों के निशान बनते जा रहे थे। आर्या ने पूरी ताकत से चिल्लाया, भागो नीलेश, ये तुम्हारे शरीर के पीछे नहीं, तुम्हारी नींद के पीछे आया है। मैं दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही हैंडल पकड़ा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पीछे से वही रेंगती हुई आकृति अब सिर्फ 2 कदम दूर, और पहली बार मैंने उसकी सांस सुनी। वो सांस इंसान की नहीं, बल्कि कई लोगों की सांसों का मिला जुला स्वर था। जैसे उसके भीतर उन सभी लोगों की आवाज़ें कैद थीं जो कभी इस बिस्तर पर सोए थे। दरवाजे का हैंडल मेरे हाथ में था, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे बाहर से नहीं, अंदर से किसी ने उसे पकड़ रखा हो। पीछे लकड़ी की फर्श पर कुछ रेंगने की आवाज़ें लगातार पास आती जा रही थी। मैंने हिम्मत कर पीछे देखा। वो काली आकृति अब केवल 10 कदम दूर थी। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन हाथ और पैर असामान्य रूप से लंबे, हर जोड़ उल्टी दिशा में मुड़ा हुआ था। चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी सफ़ेद आंखें कमरे के अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। मेरे ठीक बगल में खड़ी आर्या अचानक चीखती है, उसकी आंखों में मत देखना। मैंने तुरंत नजर झुका ली। उसी पल वो आकृति बिजली की गति से मेरे ओर झपटी। मैं नीचे झुका। वो मेरे ऊपर से निकलकर दीवार से टकराई। पूरा कमरा हिल गया। पुरानी लकड़ियां करहा उठी। मैंने मौका देखकर दरवाजे की ओर ताकत से धक्का मारा। इस बार कुंडी खुल गई। मैं बाहर गलियारे से भागा। पूरा सरकारी क्वार्टर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी आगे आगे भाग रही थी। पीछे वो चीज़ फर्श पर रेंगते हुए मेरा पीछा कर रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार इंसानी नहीं थी। मैं जैसे ही सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पहुंचा, जैसे ही मुख्य दरवाज़ा खोला, बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली आसमान को बार बार चीख रही थी। मैं बारिश में दौड़ पड़ा। लगभग आधे किलोमीटर दूर पुराना पुलिस रिकॉर्ड ऑफिस था। वहाँ एक व्यक्ति रहता था, सेवानिधन इंस्पेक्टर देवेंद्र रावत। यही वो अधिकारी था जिसने 15 साल पहले आर्या का केस संभाला था। मैं पूरी तरह भीगा हुआ उसके दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही उसने मुझे देखकर कहा, मुझे पता था तुम आओगे। आपको कैसे पता? वो मेरी बात काट कर बोलता है, क्योंकि अब वो तुम्हारे पीछे लग चुका है। मैंने पूरी कहानी उसे सुना दी। आर्या, आईना, दीवार, रिकॉर्डिंग और वो रेंगती हुई आकृति। सब सुनने के बाद देवेंद्र रावत ने गहरी सांस ली। फिर अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, प्रोजेक्ट निंद्रा। मैंने पूछा, ये क्या है? वो कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में वर्षों का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। आज से लगभग 40 साल पहले इस क्वार्टर में एक सरकारी शोध चलता था। किस बात का? सपनों का। मैं स्तब्ध रह गया। वो आगे बोला, सरकार ये जानना चाहती थी कि क्या इंसान के सपनों में घुसकर उसकी यादें बदली जा सकती हैं। मतलब पूछताछ, जासूसी, मानसिक नियंत्रता। मेरे शरीर एकदम सिरन दौड़ गई। इस प्रयोग का प्रमुख वैज्ञानिक था डॉक्टर शशांक मेहरा। देवेंद्र ने एक पुरानी तस्वीर मेरे सामने रखी। उस तस्वीर में लगभग 10 वैज्ञानिक खड़े थे। बीच में एक लंबा आदमी, पतला चेहरा, गहरी आंखें, हल्की मुस्कान। और मैं जम गया। यही वही चेहरा था जो मैंने आईने में देखा। देवेंद्र आगे कहता है, डॉक्टर शशांक ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी तकनीक बना ली है जिसे वो किसी भी सोते हुए इंसान के अवचेतना में प्रवेश कर सकता है। फिर
एक रात प्रयोग गलत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका शरीर जो बच गया, लेकिन उसकी चेतना कहीं बीच में फंस गई। बीच में? नींद और मृत्यु के बीच। मेरे हाथ कांपने लगे। उस दिन के बाद डॉक्टर शशांक का शरीर मर गया, लेकिन उसकी चेतना हर उस इंसान के सपनों में भटकने लगी जो उस क्वार्टर में सोता था। लेकिन वहाँ लोगों को मारता क्यों है? देवेंद्र की आवाज भारी हो गई। क्योंकि उसे अपना शरीर चाहिए। मैं कुछ समझ नहीं पाया। हर वो रात किसी के बगल में लेटता, धीरे धीरे उसकी यादें खा जाता, और जब सारी यादें खत्म हो जाती तो शरीर उसका हो जाता। मुझे अचानक आर्या की डायरी याद आई। वो तुम्हारी यादों के अंदर रहने लगता है। अब सब समझ आ गया था। देवेंद्र अचानक उठा। उसने अलमारी से एक छोटी लकड़ी का डिब्बा निकाला। अंदर एक पुरानी चांदी की घंटी थी। वो कहता है, ये उसी प्रयोगशाला के मंदिर की घंटी है। इससे क्या होगा? अगर आर्या की आत्मा अभी तुम्हारी मदद कर रही है तो यही उसे शक्ति दे सकती है। हम दोनों उसी रात वापस क्वार्टर पहुंचे। बारिश अब भी जारी थी। जैसे ही हम अंदर घुसे, पूरा घर असामान्य रूप से शांत था। ना हवा, ना कोई आवाज, सिर्फ ऊपर वाले कमरे में धीरे धीरे आती सांसों की ध्वनि। हम दोनों ऊपर पहुंचे। कमरा खुला हुआ था, लेकिन बिस्तर पर कोई पहले से लेटा हुआ था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बिस्तर पर मैं खुद लेटा हुआ था, आंखें बंद, सांस चल रही थी। मैं पीछे हट गया। ये देवेंद्र फुसफुसाता है, उसने तुम्हारा दूसरा रूप बना लिया है। उसी क्षण कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। अंधेरा छा गया और फिर कमरे के कोने से डॉक्टर शशांक की आवाज गूंजती है। इतने साल बाद मुझे आखिरकार एक ऐसा मन मिला है जो टूटने से पहले भी सोचता है। काली आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो इंसान था, लेकिन उसकी त्वचा राख जैसी धूसर, आंखें पूरी सफेद और मुस्कान कान तक फैली हुई। आर्या अचानक मेरे सामने प्रकट होती और पहली बार उसका चेहरा शांत था। उसने मेरी ओर देखा। नीलेश, इसे हराया नहीं जा सकता। मैंने कांपते हुए पूछा, तो क्या किया जा सकता है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसे वही वापस भेजना होगा जहां से ये आया था। कैसे? आर्या ने दीवार की ओर इशारा किया। जहां कभी प्रयोगशाला का गुप्त कमरा हुआ करता था, वहां फर्श पर अब एक पुराना धातु का गोल चिन्ह चमक रहा था। उसी क्षण डॉक्टर शशांक की भयावह हंसी पूरे घर में गूंजती। अगर ये द्वार खुला तो मैं अकेला नहीं लौटूंगा। और देखते ही देखते फर्श पर बना वो गोल चिन्ह लाल रंग में चमकने लगा। उसके भीतर से दर्जनों हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उन हाथों में कुछ आर्या के हाथ थे, कुछ अनजान लोगों के, और कुछ इतने सड़े हुए कि पहचानना भी असंभव था। देवेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, नीलेश, अगर ये द्वार पूरी तरह खुल गया तो इस घर में मरने वाला कोई भी कभी मुक्त नहीं होगा। और तभी गोल चिन्ह के बीच में एक विशाल काला आंख धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के फर्श पर बना वो लाल गोल चिन्ह अब धड़क रहा था। ऐसे लग रहा था मानो पूरा घर किसी विशाल जीव का शरीर बन चुका हो। उस गोलाकार निशान के बीच खुली वो काली आंख सीधे मेरी ओर देख रही थी। जैसे ही उसकी पुतली हिली, पूरा कमरा जोर से कांप उठा। दीवारों की दरारों से काला धुआं निकलने लगा। लकड़ी की छत चरमराने लगी और उन दरारों से दर्जनों फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हमें मत छोड़ो, हमें जगाओ, हमें घर जाने दो। मैंने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाजें बाहर से नहीं, मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। डॉक्टर शशांक धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। अब उसका शरीर पूरी तरह दिखाई दे रहा था। वो किसी इंसान की तरह चल नहीं रहा था। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी।
नीलेश, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ही क्यों चुना? क्योंकि तुम चेहरा याद रखते हो, और जो इंसान चेहरे को याद रखता है वो आत्माओं को भी याद रख सकता है। आर्या मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी बातें मत सुनना। लेकिन शशांक हंसता और कहता है, आर्या, तुम अभी भी इन्हें बचाना चाहती हो? उसने उंगली घुमाई और अचानक कमरे की दीवारें गायब होने लगी। मैंने खुद को उसी क्वार्टर में नहीं बल्कि एक विशाल अंधेरे गलियारे में खड़ा पाया। दोनों ओर सैकड़ों दरवाजे, हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था। मैं एक एक करके पढ़ने लगा। आर्या, कविता, रमेश, अशोक, सीमा, अनिल और फिर आखिर में एक दरवाजे पर लिखा था नीलेश त्रिपाठी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शशांक की आवाज आती है, यहाँ आने वाला हर इंसान पहले से ही मेरा होता है। ये क्या जगह है? यादों का गलियारा। मैं किसी की जान नहीं लेता नीलेश, मैं सिर्फ उनकी पहचान लेता हूँ। अचानक सभी दरवाजे एक साथ खुले। हर कमरे के अंदर से कोई व्यक्ति बिस्तर पर सो रहा था और उसके बगल में एक काली आकृति लेटी हुई थी। मैंने भय से देखा। उनमें से एक कमरे में आर्या थी, दूसरे में एक बुढ़ा आदमी, तीसरे में एक बच्चा। सैकड़ों लोग, सैकड़ों बिस्तर और हर बिस्तर पर वही मौजूद। मैंने चीख कर पूछा, तुम चाहते क्या हो? शशांक पहली बार गंभीर होता और कहता है, मैं सोना चाहता हूँ। 40 साल से मैं जाग रहा हूँ। प्रयोग ने मुझे मौत भी नहीं दी, जीवन भी नहीं। हर रात मैं किसी और की नींद उधार लेता हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ ये केवल एक राक्षस नहीं था, ये अपने ही लालच का शिकार बना एक वैज्ञानिक था। लेकिन उसने जिन सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, उसका दर्द उससे कहीं बड़ा था। आर्या ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। अब समय आ गया है नीलेश। उसने मुझे वही पुरानी चांदी की घंटी दी। जब ये बजेगी यादों का दरबार खुल जाएगा। फिर तुम्हें उसका असली नाम पुकारना होगा। मैंने पूरी ताकत से घंटी बजाई। उसकी आवाज़ पूरे गलियारे में फैल गई। सैकड़ों दरवाजे कांपने लगे। अचानक हर कमरे से सभी लोग बाहर आने लगे जो वर्षों से एक श्राप में फंसे थे। आर्या, बच्चा, बूढ़ा, अनगिनत चेहरे सभी शशांक की ओर बढ़ने लगे। शशांक पहली बार डरता है, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हर आत्मा उसकी ओर बढ़ रही थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, डॉक्टर शशांक मेहरा। जैसे उसका नाम पूरा गलियारे में गूंजा, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी सफेद आंखों में दरार पड़ गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई और पहली बार वहां एक साधारण इंसान जैसा कोई दिखाई देने लगा, थका हुआ, टूटा हुआ, पछतावे से भरा। आर्या उसके सामने पहुंची। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर आर्या बोलती है, तुम्हें याद है तुमने कहा था डर इंसान के दिमाग में होता है? मैं गलत था। हाँ, क्योंकि कभी कभी डर इंसान ही बन जाता है। अगले ही पल सैकड़ों आत्माओं ने शशांक को घेर लिया। वो चीखने लगा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई। लाल गोला चिन्ह बंद होने लगा था। काली आंखें सिकुड़ने लगी। दीवारें अपनी जगह लौट आई और पूरा घर एकदम शांत हो गया। सुबह मैं उसी कमरे में फर्श पर पड़ा मिला। बाहर धूप निकली हुई थी। देवेंद्र मेरे पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, सब खत्म हो गया नीलेश, सब खत्म हो गया। मैंने कमरे की ओर देखा। दीवारें साफ थी, आईना गायब, लाल निशान नहीं रहा, सब कुछ सामान्य था। कुछ दिनों बाद वो पुराना क्वार्टर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, इमारत संरचनात्मक रूप से असुरक्षित थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ मैं और देवेंद्र जानते थे। मैंने नौकरी छोड़ दी, फॉरेंसिक स्केच बनाना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब जब भी मैं किसी का चेहरा बनाने बैठता, कागज पर बिना चाहे आर्या की मुस्कान बन जाती। लगभग 6 महीने बाद मैं देहरादून में एक नए फ्लैट में रहने लगा। नई जगह, नई शुरुआत। मैंने सोचा सब पीछे छूट गया। लेकिन एक रात लगभग 2:17 पर मेरी आंखें अचानक खुलती हैं। कमरा शांत था। मैं मुस्कुराया। सिर्फ सपना,
मैं दोबारा करवट लेकर सोया तभी मुझे वही पुराना एहसास हुआ। बिस्तर धीरे धीरे मेरे बगल में दबने लगा। मैं एक कदम स्थिर हो गया। मैं एकदम स्थिर हो गया। मेरे कान के पास एक बहुत परिचित, बहुत शांत महिला की आवाज़ आती है, डरो मत आर्या। कुछ सेकंड तो कोई जवाब नहीं आता और फिर मैं नहीं। कमरे में अचानक तापमान गिर गया और उसी क्षण मेरे बिस्तर के नीचे से एक दूसरी भारी आवाज़ अनजान आवाज़ आती है, अब तुम्हारे घर का पता मुझे मिल गया है। मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे नीचे झांकने की हिम्मत की, लेकिन बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ लकड़ी के फर्श पर धूल से उभरते हुए 2 ताज़ा निशान, मानो कोई अभी अभी मेरे बगल में आकर लेट गया। कहते हैं कुछ आत्माएं घरों से नहीं बनती, वो आदतों से बनती हैं। अगर कई रातों से आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके बिस्तर का दूसरा हिस्सा बिना वजह दब रहा है, या आधी रात को किसी की ठंडी सांसें आपके कानों के पास महसूस हो रही है, तो तुरंत मुझे बताइएगा कमेंट में। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि शायद वो सिर्फ आपको देखना नहीं आया, बल्कि आपकी नींद में हमेशा के लिए रहने आया हो। हाय गाइस, अगर आपको हमारी स्टोरी और स्टोरी टेलिंग का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर जाकर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।